Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to continue the discussion of CS 409, that is Introduction to Database Administration. And as you can see इस particular video में हमने इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 36 से ऑनवर्ड्स अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करना है. अच्छा, अब यहाँ पे टाइटल देख के पता चल गया कि हमने पढ़ना क्या है. हमने यहाँ पे ER डायग्राम के कह लें कि कुछ उसकी कार्डिनैलिटीज़ या उसकी कुछ मैपिंग की बात करनी है. अच्छा, अब ER डायग्राम क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था. इफ़ यू डू रिमेंबर, ER डायग्राम है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. सो आई हैड टोल्ड यू क्या एंटिटी बेसिकली क्या होती है कि कोई भी चीज़ लाइक जिसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो. ठीक है, ये वर्चुअल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है. लाइक टेंजिबल जिसे हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, लाइक अ पर्सन, अ बुक. ठीक है, इस तरह की एंटिटीज़ होती हैं. और वर्चुअल भी हो सकती हैं, लाइक कोई आपकी जॉब है या कोई प्रोजेक्ट है जिसे हम ऐसा फिज़िकली टच तो नहीं कर सकते लेकिन उनकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है. अच्छा, ये तो बात हो गई ER डायग्राम की. अब हम इसके रिलेशनशिप्स देख लेते हैं. सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने ये देखना है कि लाइक एज यू कैन सी यहाँ पे हमने 4 एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करनी है. और ये कौन सी हैं? 1 to many और 1 to 1 रिलेशनशिप या कार्डिनैलिटी की. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये टॉपिक और इससे ऑनवर्ड जो 2-4 टॉपिक आने हैं इसमें थोड़ा सा मिस मैच हुआ हुआ है. किस चीज़ में कि लाइक आपके पास ये जो ER डायग्राम बनी हुई है या इसमें जो कार्डिनैलिटी आपको शो की हुई है और जो इसका टाइटल है या जो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो लाइक किस तरह से लाइक ये आपको बताया हुआ है कि ये 1 to many की एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है वो many to 1 है. सो मैं आपको बताती हूँ कि 1 to many या many to 1 में ऐसे हमने डिफ्रेंशिएट क्या करना है या क्या उनमें बेसिक सा जो है वो डिफरेंस है. अच्छा, अब 1 to many बेसिकली क्या होता है? लाइक समझें कि आपके पास 2 एंटिटीज़ हैं. एक है एम्प्लॉई और वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करता है. ठीक है, अब क्या है कि लाइक बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि मैनी एम्प्लॉयज़ बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट. ठीक है, तो ये मैनी टू वन रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम. क्यों? क्योंकि ये जो N है ये बेसिकली मैनी को डिनोट करता है कार्डिनैलिटीज़ में. ठीक है, और उसके अलावा ये जो 1 है ये तो देखने से पता चल रहा है कि ये 1 है. तो ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो आपसे MCQ में पूछ ले कि ये कौन सा रिलेशनशिप है या कौन सी कार्डिनैलिटी है, देन यू विल हैव टू से कि ये है मैनी टू 1. अच्छा, अब यहाँ पे 1 to many जो अगर लाइक हम टाइटल की बात करें कि 1 to many को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये हो सकता है कि 1 डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू मैनी एम्प्लॉयज़. तो अगर 1 to many की आपको डायग्राम बनाने को कह दी जाए तो आपने क्या करना है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देना है. बिलोंग्स टू ये जो आपको डायमंड सिंबल में नज़र आ रहा है रिलेशनशिप ये डेफिनेटली ऐसे रहेगा. और एम्प्लॉई एंटिटी जो है वो आपने इधर कर देना है और एन लाइक ये जो मैनी कार्डिनैलिटी को शो कर रहा है ये यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएगा और डिपार्टमेंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा. ठीक है, इसी तरह ये वाली एग्जांपल भी होगी कि एक एम्प्लॉय जो है वो एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है. ठीक है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे जो है एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं. तो अगर हम इस साइड से देखें लाइक फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो ये आपके पास बनता है कि 1 डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू मैनी एम्प्लॉयज़ एंड मैनी एम्प्लॉयज़ वर्क इन अ सिंगल डिपार्टमेंट. तो 1 to many और मैनी टू 1 का ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है. एंड मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपने कैसे जो है वो इनके डायग्राम्स को आपस में अलग अलग जो है वो ड्रॉ करना है. ठीक है. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो नीचे वाली डायग्राम है वो करेक्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि अभी हम जैसे ऊपर रिलेशनशिप्स पढ़ के आए हैं ये बाइनरी रिलेशन है जिन्हें 2 एंटिटीज़ की ज़रूरत होती है. ठीक है, लाइक आपके पास यहाँ पे एक एंटिटी थी एम्प्लॉई और यहाँ पे थी डिपार्टमेंट, तो 2 एंटिटीज़ का लाइक बाइनरी हो गया आपके पास रिलेशनशिप. अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम स्टूडेंट और कोर्सेज़ की कोई यहाँ पे डायग्राम ER डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये इसका लाइक इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बन रहा है कि 1 स्टूडेंट कैन रजिस्टर इन मैनी कोर्सेज. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई एक कोर्स जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ले लें तो फिर हम उस नीड को कैसे जो है वो लाइक फुलफ़िल करेंगे, कैसे पूरा करेंगे. तो यहाँ पे नीड राइज होती है कि सिर्फ बाइनरी रिलेशनशिप जो है दे आर नॉट मच सफिशेंट और आपको जो है वो टर्नरी रिलेशनशिप की ज़रूरत है. ठीक है, अब टर्नरी रिलेशनशिप क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं. अच्छा, अब ये है टॉपिक नंबर 37. यहाँ पे पहले देखेंगे लाइक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप या मैनी टू मैनी कार्डिनैलिटी क्या होती है. अच्छा, अब यहाँ पे लाइक आपको नज़र आ रहा है M to N. अब M to N क्या है? मैनी टू मैनी. ठीक है, अब M to M डेफिनेटली 2 बार M रिपीट नहीं हो सकता, तो M to N. इसी तरह ये बाइनरी रिलेशनशिप है. ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई टर्नरी रिलेशनशिप है तो हम M N के साथ L लगा देंगे या M N के साथ लाइक अल्फ़ाबेट्स में आप कोई भी नेक्स्ट ऑनवर्ड मूव करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है. ठीक है, तो कहने का मकसद है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को जो है वो इस तरह से इन सिंबल से जो है वो डिनोट किया जाता है. अच्छा, अब यहाँ पे मैनी टू मैनी की एग्जांपल की बात करें तो हमने ये तो देखा कि एक
एम्प्लॉई जो है वो किसी ना किसी एक डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन डेफिनेटली अगर लाइक किसी जॉब में अगर एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। अब कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइक फिक्स्ड उनकी सैलरी होती है, ठीक है, उन प्रोजेक्ट्स पे काम करने की, और कुछ की जो है वो लाइक वेजेस की तरह कि आपने कितने घंटे काम किया उस हिसाब से जो है वो अर्निंग होती है। तो अगर हम कहें कि मैनी एम्प्लॉयज़ वर्क इन मैनी प्रोजेक्ट्स, क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट में डेफिनेटली बहुत सारे एम्प्लॉयज़ तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली ये बात करें कि वो किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो वो फिक्स्ड प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं और आर्ली रेट वाले प्रोजेक्ट्स पे जो है वो भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी को ऐसे आपने ईआर डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपके पास आ गई दो एंटिटीज़, और अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे दो एंटिटीज़ हैं, सो व्हाट आई बेसिकली मीन कि ये बाइनरी रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि इट एक्चुअली नीड्स ओनली टू एंटिटीज़, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। क्यों? यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन होता तो मैं कहती कि मैनी प्रोजेक्ट्स आर बीइंग वर्कड अपॉन बाय अ सिंगल एम्प्लॉय, के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एम होता और यहाँ पे वन होता तो फिर मैं कहती कि मैनी एम्प्लॉयज़ वर्क ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। अच्छा, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आपके पास आ गई मैनी टू मैनी रिलेशनशिप या कार्डिनलिटी की, कि लाइक एक आपके पास फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है, ठीक है। अब वो किसी इनवॉइस पे, किसी स्लिप पे जो है वो काफ़ी सारे आइटम्स जो है वो परचेज़ करता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ख़रीदता है, ठीक है। अब एक इनवॉइस पे लाइक आपके पास एक जो स्लिप है उस पर आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो हो सकता है कि हमने परचेज़ की हों, ठीक है। और इसी तरह सेम प्रोडक्ट लाइक उस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट है जो किसी एक कस्टमर ने बाई किया, तो हो सकता है कि अगले जो 10 कस्टमर्स आए हैं स्टोर में उन सब ने भी सेम वही प्रोडक्ट परचेज़ की हुई हो, ठीक है। तो ये बन जाता है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के एक इनवॉइस में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह एक प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी सारे इनवॉइसेस में मौजूद हो सकता है। तो अगर टू साइडेड आपके पास यहाँ पे कार्डिनलिटी हो तो हम इसको कहते हैं कि ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। एंड अगेन आई विल टेल यू कि यहाँ पे ये जो है वो एम टू एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आपके पास टर्नरी रिलेशनशिप है कि 3 एंटिटीज़ का है तो फिर हम एम एन एल इस तरह से अगेन जो है वो अल्फ़ाबेट्स को पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें टर्नरी रिलेशनशिप की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अब वो कह रहे हैं कि लाइक every course is offered with book as its recommended and reference book and any book can be referred in many courses, कि बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं वो हो सकता है कि उनमें एक ही बुक आपको रिकमेंड की जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो एक कोई फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री होगी, वो हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब जो भी केमिस्ट्री होगी उसमें वो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री आपको रिकमेंड कर दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक अगर कोई कोर्स है फॉर सपोज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारी बुक्स आपको ऑफ़र की जाएं या रिकमेंड की जाएं। तो कहने का मकसद है कि मैनी कोर्सेज़ कैन बी ऑफर्ड इन मैनी बुक्स। तो ये टू साइडेड जो है वो आपके पास कार्डिनलिटी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ सिनेरियोज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे बाइनरी रिलेशनशिप जो है वो ऐसे सफिशिएंट नहीं होता, एंड देयर अराइजेज अ नीड कि जब हमें लगता है कि हाँ टर्नरी रिलेशनशिप जो है वो आपके सिनेरियो को ज़्यादा अच्छे से डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या सिनेरियोज़ होते हैं इसमें आप देखें, वो कह रहे हैं कि मैनी स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर इन मैनी कोर्सेज। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने डायग्राम को देख के बताया कि ये इसका क्या जो है वो स्टेटमेंट बन रहा है। इस तरह के एमसीक्यूज़ भी आपके मिड टर्म्स में आ जाते हैं या शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में, सो मेक श्योर कि आपको इसका डिफरेंस जो है वो ऐसे अच्छे से पता हो। अच्छा, अब मैनी स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर इन मैनी कोर्सेज, लेकिन अब अगर एक ही स्टूडेंट 2 बार लाइक री इनरोल कर ले सेम कोर्स में, तो डेफिनेटली ये ईआर डायग्राम जो है वो आपको ये पूरा जो है वो सिनेरियो नहीं बताएगी, ठीक से। तो इस चीज़ के लिए जो है वो टर्नरी ईआर रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो हम लाइक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि टर्नरी। अच्छा, अब जैसे हमने रिसेंटली अब बात की कि एक एम्प्लॉय जो है या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि एक एम्प्लॉय जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है। अब डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट ऐसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली इंटरलिंक्ड नहीं है एक दूसरे से, लेकिन थ्रू द एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय दे आर रिलेटेड समहाउ। तो इसलिए 3 एंटिटीज़ तो आपके रिलेशनशिप में बन गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक दूसरे से रेजोनेट कर रही हैं, एक दूसरे से एग्जैक्टली लिंक कर रही हैं डायरेक्टली या नहीं कर रही, लेकिन इफ़ समहाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो हम बाइनरी की जगह टर्नरी ईआर रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं टॉपिक नंबर 38 की। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो आपके पास कुछ आइडेंटिफाइंग और वीकनेस रिलेशनशिप की हमने बात करनी है। अच्छा, अब नाम से पता चल रहा है ये जो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप या आइडेंटिफाइंग एंटिटी होती है उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ठीक है। और जो वीकनेस एंटिटी होगी वो होती है बेसिकली
कह लें कि डिराइव्ड एंटिटी या डिपेंडेंट एंटिटी, ठीक है। और आइडेंटिफाइंग जो है वो स्ट्रॉन्ग या इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है। अच्छा, अब अगर ऐसी एंटिटी है आपके पास जिसकी एग्जिस्टेंस, जिसका एग्जिस्ट होना, जिसका मौजूद होना किसी और एंटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये वीक एंटिटी टाइप है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए किसी और दूसरी एंटिटी की जो है वो ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर एंटिटी इज़ particularly termed as weak entity type। और इसी की करस्पॉन्डेंस में अगर हम दूसरी एंटिटी टाइप की बात करें तो उसे हम इंडिपेंडेंट या आइडेंटिफाइंग या स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो वीक एंटिटी टाइप है उसे चाइल्ड एंटिटी भी कह सकते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है उसे आइडेंटिफाइंग या पेरेंट एंटिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आ गई, या सिंपल से उसने टिप आपको बताई हुई है कि अगर कोई ऐसी एंटिटी है आपके पास जो किसी और आईडी पे डिपेंड कर रही है, कि कह लें कि किसी और प्राइमरी की पे डिपेंड कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये वीक एंटिटी है। अब एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कोई एम्प्लॉय है किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। अब जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो डिपेंडेंट हैं, और वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं? एम्प्लॉय पे। तो अब फैमिली मेम्बर्स का अगर आपने उनकी डेटाबेस में आपने कोई भी काम करना है या उनका कोई भी डेटा आपने रिट्रीव करना है, तो पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपको एम्प्लॉय का आईडी नंबर पता हो जिस पे वो डिपेंड कर रहे हैं। तो फैमिली मेम्बर्स हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफाइंग नहीं है, वीक हैं, और उसके अलावा चाइल्ड एंटिटीज़ हैं, ठीक है। और जो एम्प्लॉय है, जो मेन एंटिटी है, वो उसे हम इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, या फिर आइडेंटिफाइंग भी कह सकते हैं। इस तरह पेशेंट एंड पेशेंट विजिट्स। अब अगर कोई आपको बता दे कि पेशेंट के इतने विजिट्स हुए हैं, या इस डेट पे जो है वो पेशेंट ने विज़िट किया और उसने अपने टेस्ट करवाए या रिपोर्ट्स पिकअप की, ठीक है। अब ये सारा डेटा इस चीज़ के बगैर मीनिंगलेस है कि हमें यही ना पता हो कि हम किस पेशेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो पेशेंट के जो विजिट्स हैं वो डेफिनेटली पेशेंट का जो भी उसका, अगर फॉर एग्जांपल कोई उसकी कोई आईडी है हॉस्पिटल से के स्पेसिफिक, तो वो पता होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह पेशेंट एंड इशू मेडिसिन। तो अगर हम ये डिस्कस करते रहें कि कौन सी मेडिसिन किस डेट को इशू हुई, तो डेफिनेटली ये भी पता होना ज़रूरी है कि हम किस पर्टिकुलर पेशेंट की बात करें। इसी तरह लोन एंड इट्स इंस्टॉलमेंट्स। तो कहने का मकसद है कि जो चीज़ें किसी आइडेंटिफाइंग एंटिटी पे डिपेंड कर रही होती हैं वो चाइल्ड एंटिटी होती हैं, और जिस पे वो डिपेंड कर रही होती हैं वो जो है वो आइडेंटिफाइंग या स्ट्रॉन्ग या पेरेंट एंटिटी होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी जो हमने एग्जांपल्स दिए हैं उनको या डायग्राम के थ्रू शो किया हुआ है, और बस यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो डायमंड सिंबल में हम रिलेशनशिप शो करते हैं कि हैज़, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय हैज़ डिपेंडेंट फैमिली, ठीक है। अब डिपेंडेंट फैमिली क्योंकि ये डिपेंड कर रही है या नॉन आइडेंटिफाइंग है या वीक है, तो इसलिए हम इसे डबल लाइन रेक्टेंगल में इनक्लोज करते हैं, ठीक है। और जो आपके पास आइडेंटिफाइंग एंटिटी होती है वो सिंपल आपके पास सिंगल लाइन रेक्टेंगल में ही होती है। अच्छा, इसी तरह पेशेंट और पेशेंट विजिट की हमने देख ली एग्जांपल। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक नंबर 39। इसमें हमने अभी तक जो पिछले 3 टॉपिक्स में मैपिंग पूरी कार्डिनलिटीज़ देखी हैं, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी या मैनी टू वन, इस तरह के रिलेशनशिप्स की। तो अब हमने देखना है कि हमने ऐसे उसको मैप कैसे करना होता है, ठीक है। अब मैप कैसे करना होता है, ये मैंने जैसे आपको बताया कि 2 एंटिटीज़ हैं और वो आपस में किसी ना किसी कह लें कि किसी रोल के ज़रिए से जो है वो इंटरलिंक्ड है, आपस में किसी रिलेशन के ज़रिए से इंटरलिंक्ड है। अब जैसे एम्प्लॉय है, अब ये तो हमने देख लिया कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो किसी सिंगल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट कि उन्हीं एम्प्लॉयज़ में से कोई ना कोई एक जो है वो उसका मैनेजर होता है, कोई हेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सिंगल एम्प्लॉय मैनेजेस सिंगल डिपार्टमेंट, या मैं इसे ऐसे भी कह सकती हूँ कि वन एम्प्लॉय मैनेजेस वन डिपार्टमेंट। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर डन। यहाँ पे अब बेसिकली क्या हो रहा है कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और उसकी एक ही इंस्टेंस, उसकी एक ही पर्सन है जो एक किसी सिंगल डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है। तो ये हमने क्या मैप किया, हमने 1 to 1 मैपिंग की किसकी, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट एंटिटीज़ की। अब अगर वही स्टार्ट वाली एग्जांपल लें कि मैनी एम्प्लॉयज़ बिलोंग टू मैनी डिपार्टमेंट्स, तो यहाँ पे इस तरह से शो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब एक और बात आ गई जो हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी। अब जैसे देखें डिपार्टमेंट है, अब इसमें प्राइमरी की है डिपार्टमेंट नंबर, और यही जो डिपार्टमेंट नंबर वाला एट्रीब्यूट है या कॉलम है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एम्प्लॉय टेबल में भी या एम्प्लॉय रिलेशन में भी। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये फॉरेन की के तौर पे यहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। डिपार्टमेंट में तो डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की बन गई, और एम्प्लॉय टेबल में या एम्प्लॉय रिलेशन में ये जो डिपार्टमेंट नंबर था, दिस विल एक्ट एज अ फॉरेन की। अब इफ़ यू डू रिमेंबर, हम फॉरेन की को काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फिर आ गया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, और इसको हम कैसे जो है वो मैप करते हैं यहाँ पे M to N जो है, ठीक है। इसी तरह ये टर्नरी रिलेशनशिप की मैपिंग आ गई। एंड आई हैड टोल्ड यू कि अगर आपके पास M to N मैनी टू मैनी है और हमने सिर्फ बाइनरी की जगह अब टर्नरी को डील करना है, तो फिर हमने यहाँ पे जो है वो एक नया अल्फ़ाबेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको पढ़ेंगे या रीड कैसे करेंगे, तो देखें मैनी सप्लायर्स सप्लाइज
टू मैनी प्रोजेक्ट्स, के बहुत सारे सप्लायर जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जो हैं वो अपनी जो भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह मैनी सप्लायर्स सप्लाई मैनी पार्ट्स, के बहुत सारे सप्लायर बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो सप्लाई कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये कोई मैकेनिक लाइक इस तरह की भी कोई शॉप हो सकती है या इस तरह का कोई स्टोर हो सकता है जिसमें सप्लायर जो है वो अपने आइटम्स जो है वो परचेज वो सेल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे हम टॉपिक नंबर 40 पे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बात करनी है ओरेकल DBMS की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे खुद होता क्या है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा पैकेज है सॉफ्टवेयर का जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो अपने बिगर डेटा के साथ, जो भी आपका डेटा है उसके साथ हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ और डिफरेंट फीचर्स के ज़रिए से अपने डेटा को बेटर वे में जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि आपने अपने डेटा को स्टोर कैसे किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे किया हुआ है, लाइक स्टोरेज कहाँ है मेमोरी में, किस तरह से है, फिर उसको हमने ऑर्गेनाइज़ कैसे किया है। एंड देन रिट्रीवल ऑफ डेटा, कि एट सम पॉइंट इन टाइम इफ़ यू डू रियलाइज़ कि आपने डेटा से कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है वो फेच करना है, तो ये सारा कुछ जो है वो सारी चीज़ें मैनेज कौन कर रहा होता है, आपका डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इस DBMS को कौन मैनेज कर रहा होता है आपकी कंपनी में, आपकी फर्म में, उसे हम कहते हैं DBA, जो आपका सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट के हिसाब से अगर वो पूछ ले कि DBMS के कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपने कहना है कि 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? कर्नल कोड, रिपोजिटरी ऑफ मेटा डेटा एंड क्यूरी लैंग्वेज। कर्नल कोड में बेसिकली क्या होता है कि हम मेमोरी को और स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को मैनेज करते हैं। मेटा डेटा बेसिकली क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, लाइक अगर आपके फ़ोन में फॉर एग्जांपल कोई इमेज स्टोर है, तो जो आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो आपके पास है डेटा, लेकिन अगर उसी की प्रॉपर्टीज़ में आप जाके देखें तो उसमें उसकी कैप्चर डेट, उसके अलावा उसमें लाइक उसकी क्या रेजोल्यूशन है और डेट टाइम, मतलब इस तरह की जो भी डिटेल्स हैं उसकी, वो उस डेटा के बारे में डेटा है, तो हम कहेंगे कि वो मेटा डेटा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो भी DBMS का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर लास्ट पे आपके पास आ जाता है क्यूरी लैंग्वेज। और क्यूरी लैंग्वेज ये जो DDL DML इस तरह की जो भी लैंग्वेजेस होती हैं, डेटा डेफिनेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, ये सारी जो है वो आपके पास अगेन DBMS का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अच्छा, फिर रिलेशनल मॉडल की बात करें तो रिलेशनल नाम से पता चल रहा है कि इसमें रिलेशंस की बात हो रही है। रिलेशंस क्या, जो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई जो टेबल्स हैं उन्हें रिलेशन भी कहते हैं, जो टेबल हैं उन्हें रिलेशन कहते हैं। तो जब हम अपने डेटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, ये हमने रिलेशंस की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया और ये हम रिलेशनल मॉडल को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं या डील कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? EF कोड ने, ठीक है। और उसके अलावा ये मैथमेटिकल थियोरी पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा इसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं कि उसमें स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, फिर हमने स्ट्रक्चर्स में से डेटा को रिट्रीव कैसे करना है, फिर कुछ इंटेग्रिटी रूल्स, और इन इंटेग्रिटी रूल्स में आपके पास एंटिटी इंटेग्रिटी रूल्स होते हैं और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, इनको हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है व्हाट अ रिलेशनल डेटाबेस एक्चुअली लुक्स लाइक। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास रिलेशन है यहाँ पे जिसको टेबल का हुआ है, ठीक है। अब टेबल के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है आपके पास रोज़, जो हम कहते हैं कि ये रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, जिसे हम टपल्स कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है ये लेंथ वाइज में, लाइक आपके पास वर्टिकली जो डेटा अगर हम देखें तो ये आपके पास कॉलम्स हैं और हम इन्हें एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हर कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पे जो आपके पास एक सिंगल एंटिटी आती है उसे हम फील्ड या सेल कहते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड यहाँ पे। तो अभी हम जब पिछले 4 टॉपिक्स में एग्जांपल्स देख के आ रहे थे कि एम्प्लॉई भी एक एंटिटी है और डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी है एंड दे बोथ आर इंटरलिंक्ड विद द हेल्प ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। तो ये आपके पास देखें कि ये 2 रिलेशंस हैं या 2 टेबल्स हैं आपके पास, ठीक है। और ये वो रिलेशनशिप है या वो कार्डिनलिटीज़ जो हमने पूरी सेट की थी। अच्छा, फिर यहाँ पे अब 2 ऑपरेशंस आ गए और इनका ऐसा क्या डिफरेंस है? लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं और एक होते हैं फिजिकल ऑपरेशंस। अब नाम से पता चल रहा है कि जो लॉजिकली या कॉन्सेप्चुअल लेवल पे अगर कोई चीज़ डील हम कर रहे हैं तो वो लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे। और अगर हम फिजिकल लेवल पे देखें कि आपकी DBMS में एक्चुअली चीज़ें कैसे हो रही हैं या हम कैसे मेमोरी को मैनेज कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो फिजिकल ऑपरेशंस में आ जाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लॉजिकल ऑपरेशंस फिजिकल ऑपरेशंस पे डिपेंड करते हैं या फिजिकल लॉजिकल पे डिपेंड करते हैं। दे बोथ ऑपरेशंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट स्लाइड हमारे पास आ जाती है ओरेकल DBMS की क्विक हिस्ट्री। अच्छा, ओरेकल एक बेसिकली टूल है, सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। उसमें हम डेटा बेस को क्रिएट भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट, ऑर्गेनाइज एंड ऑल दैट।
सबसे पहले आपने MCQs के लिए याद रख लेना है कि ये 1977 में इसका फर्स्ट वर्जन जो है वो रिलीज़ हुआ था या पब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब ऑनवर्ड इसकी जो भी हिस्ट्री है अपडेट्स की या नए नए वेरिएंट्स की 9i 10G 11G 12C और 18C एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब ये थोड़ा पुराना सिलेबस है तो 18C से ऑनवर्ड्स अगर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अब राउंड द सेमेस्टर आपने अपनी असाइनमेंट्स में और इस तरह की चीज़ों में जो वेरिएंट हमने यूज़ करना है वो है ओरेकल 11G ये वाला, ठीक है। और ये फिर जब आएगा ये वाला मॉड्यूल के कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बता दूंगी, या फिर आपको मेरे चैनल पे इसकी अलग से वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है, प्लेलिस्ट में। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 36 to 40। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।